नमस्ते। सीटेट की तैयारी कर रहे सभी फ्यूचर टीचर्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक को समझने वाले हैं जो ना सिर्फ बहुत जरूरी है बल्कि एग्जाम में अच्छे नंबर लाने में भी पक्का मदद करेगा। टॉपिक है क्लासरूम में जेंडर की भूमिका। जरा सोचिए, जब भी घर में कोई नया मेहमान आता है, कोई बच्चा पैदा होता है, तो सबसे पहला सवाल क्या होता है? 99% केस में सवाल यही होता है, लड़का है या लड़की, है ना? ये एक बहुत ही आम सा सवाल लगता है, पर असल में यही वो पहला पल होता है जब समाज किसी इंसान को एक कैटेगरी में रखना शुरू कर देता है। और बस यहीं से वो पूरी प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जहां बच्चों को सिखाया जाता है कि समाज उनसे क्या उम्मीद करता है। ये सिर्फ एक टैग नहीं है, ये एक तरह से तय कर देता है कि उनसे क्या करने की उम्मीद की जाएगी, उनकी क्या भूमिका होगी और उन्हें आगे चलकर कौन से मौके मिलेंगे। तो चलिए अब इस मामले की गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक चीज को समझना जरूरी है, सेक्स और जेंडर के बीच का फर्क। अक्सर लोग इन दोनों को एक ही चीज समझ लेते हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो देखिए, सेक्स का मतलब है हमारे बायोलॉजिकल गुण, मतलब हमारे क्रोमोसोम, हमारे शरीर की बनावट जो हमें जन्म से मिलते हैं। ये पूरी दुनिया में एक जैसा है। दूसरी तरफ जेंडर समाज की बनाई हुई चीज है। ये वो सोच है कि एक लड़के को कैसा होना चाहिए या एक लड़की को कैसा व्यवहार करना चाहिए। और मजे की बात यह है कि ये विचार हर कल्चर में और समय के साथ बदलते रहते हैं। अब सामाजिक संरचना या सोशल कंस्ट्रक्ट, ये शब्द सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका एक बहुत ही आसान सा उदाहरण है, पैसा। सोचिए, कागज का एक नोट अपने आप में तो उसकी कोई कीमत नहीं है ना? लेकिन क्योंकि हम सब मानते हैं कि उसकी एक वैल्यू है, इसीलिए वो कीमती हो जाता है। जेंडर भी कुछ कुछ ऐसा ही है। इसका मतलब हमारे आपसी विश्वास और समाज के बनाए नियमों से बनता है, बायोलॉजी से नहीं। तो सवाल ये है कि बच्चे समाज की बनाई हुई इन जेंडर भूमिकाओं को आखिर सीखते कैसे हैं? ये एक प्रोसेस के जरिए होता है, जिसे हम समाजीकरण का चक्र भी कह सकते हैं। आइए समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। ये 3 बहुत ही सिंपल स्टेप्स में होता है। सबसे पहले बच्चे अपने आसपास बड़ों को, टीवी में दोस्तों को बस देखते हैं। फिर दूसरा स्टेप आता है नकल करने का, जैसे एक बच्ची अपनी माँ की तरह गुड़िया को खाना खिलाती है या एक बच्चा अपने पापा की तरह ऑफिस खेलता है। और आखिर में समाज इस पर अपनी मोहर लगाता है। जब बच्चे समाज के हिसाब से सही काम करते हैं तो उनकी तारीफ होती है, और जब वो कुछ अलग करते हैं तो उन्हें टोका जाता है। और बस यहीं से ये भूमिकाएं धीरे धीरे पक्की हो जाती हैं। अब आते हैं मुद्दे की बात पर कि ये सब कुछ एक क्लासरूम के अंदर कैसे दिखाई देता है। क्योंकि जब ये सीखी हुई भूमिकाएं स्कूल पहुंचती है ना, तो वे अक्सर स्टूडेंट्स के लिए रुकावटें बन जाती हैं। ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो शायद हम सब ने स्कूलों में देखे होंगे, जैसे क्लास के भारी काम लड़कों को देना और सजावट का काम लड़कियों को, या फिर लड़कों की शरारतों पर कह देना कि अरे लड़के तो ऐसे ही होते हैं, या ये मान लेना कि लड़कियां तो मैथ्स में अच्छी हो ही नहीं सकती। ये सब छोटे छोटे पूर्वाग्रह हैं जो असल में स्टूडेंट्स की काबिलियत को बहुत लिमिट कर देते हैं। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि ये जो छोटे छोटे भेदभाव होते हैं, ये हार्मलेस नहीं है। ये एक बच्चे के कॉन्फिडेंस पर, उनकी पसंद नापसंद पर और आखिर में उनके फ्यूचर के मौकों पर बहुत ही गहरा असर डालते हैं। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर भी है। एक टीचर होने के नाते इस पूरे साइकिल को तोड़ने और एक पॉजिटिव बदलाव लाने की ताकत असल में आपके पास है। तो चलिए देखते हैं कि एक ऐसी क्लास कैसे बनाई जाए जहां हर कोई शामिल महसूस करे, जहां सबको बराबर मौका मिले। ये बात बिल्कुल सच है। टीचर्स का काम सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ाना नहीं है, वो तो भविष्य बनाते हैं। एक टीचर में वो ताकत होती है कि वो एक ऐसा माहौल बना सके जहां हर बच्चे को, चाहे वो लड़का हो या लड़की, आगे बढ़ने और अपनी काबिलियत दिखाने का बराबर मौका मिले। और ये करना मुश्किल भी नहीं है। ये कुछ बहुत ही आसान लेकिन पावरफुल तरीके हैं जिन्हें कोई भी टीचर अपनी क्लास में अपना सकता है। अपनी भाषा में छोटे छोटे बदलाव करना, जैसे लड़कों और लड़कियों की जगह सब लोग या क्लास कहना, क्लास की जिम्मेदारियां सबको बराबर देना। ये छोटे छोटे कदम एक बेहतर और बराबरी का माहौल बनाने में बहुत मदद करते हैं। और हाँ, ये याद रखिए, इन तरीकों को समझना सिर्फ एक अच्छा टीचर बनने के लिए ही नहीं, बल्कि सीटीईटी परीक्षा को पास करने के लिए भी बहुत बहुत जरूरी है। एग्जाम में अक्सर इन कॉन्सेप्ट से जुड़े सवाल पूछे ही जाते हैं। और ये एक लाइन इस पूरी बातचीत का सार है। एक अच्छी शिक्षा का मकसद बच्चों को बने बनाए सांचों में ढालना नहीं है,
बल्कि उन्हें वो आज़ादी और वो टूल्स देना है जिससे वो अपनी पूरी क्षमता को पहचान सकें, वो भी बिना किसी सामाजिक बंधन के। तो मैं इस बातचीत को इसी एक सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा। सोचिए, एक टीचर के तौर पर वो कौन सा एक छोटा सा कदम हो सकता है जिससे कल अपनी क्लास में उठाकर एक बड़ा फर्क लाया जा सकता है, क्योंकि असली बदलाव की शुरुआत हमेशा इन्हीं छोटे छोटे कदमों से होती है।